नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र की नेता अंजलि दमानिया के एक ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। असल में अंजलि दमानिया ने एक ट्वीट किया और उन्होंने दावा किया कि अभी कुछ दिनों बाद शिवसेना के 15 विधायकों की मान्यता रद्द हो जाएगी, वो अमान्य घोषित हो जाएंगे। और उसके कारण से ये जब अमान्य घोषित हो जाएंगे तो जो अजीत पवार हैं, जो शरद पवार के भतीजे हैं, अंजलि ने दावा किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो जाएंगे। इसके बाद खलबली मच गई और चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू लोगों ने कर दिया। असल में पिछले दिनों जब देखे कि अजीत पवार के जो बयान हैं, आप देखिए कि अजीत पवार ने वैसे तो देवेंद्र फडणवीस पर भी कभी भी सीधा प्रहार नहीं किया। विपक्ष होने के नाते से, विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का एक हिस्सा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी में आपस में बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन अजीत पवार ने कभी भी, आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस पर पर्सनली कोई हमला नहीं किया। उनकी दोस्ती जग जाहिर है। और इसके अलावा आप देखें कि अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल बार बार डिग्री का मुद्दा उठा रहे थे मोदी जी का, तब शरद पवार के साथ साथ अजीत पवार ने भी उस मुद्दे की ये कहकर हवा निकाल दी थी कि डिग्री तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये जो डिग्री की बात लोग कर रहे हैं, ये जो है बेकार की बातें हैं और डिग्री जो है ये कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए, विकास पर ध्यान दें और मोदी सरकार ठीक काम कर रही है। तभी से लगाया जा रहा था कि ये जो बदली हुई भाषा है, आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो अंजलि का ट्वीट एक तरह से ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का अगर वो हवाला दे रही हैं कि किसी ने उनको कहा कि ये भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तो उसका एक रीजन ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी हाल ही में आपको बता दूं कि अजीत पवार के ऊपर जो केस चल रहा था, जो शुगर मिल थी, उस शुगर मिल में जदेश्वरी जो शुगर मिल का एक केस चल रहा था कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें बड़ा गड़बड़ की गई है। उसमें ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें भी उनको क्लीन चिट मिली है। जबकि कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें नाम फंसा हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनको नहीं ले रही थी कि भैया आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है और ऐसे में यदि भाजपा में शामिल होते हैं तो भाजपा को भी बदनामी सहनी पड़ेगी। लोग कहेंगे साहब एक तरफ तो केस चल रहा है, एक तरफ ये भाजपा में आ गए, तो भाजपा अभी तक घेरती आई थी। कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा होने वाले का एक रीजन जो टाइमिंग है, इसको अगर आप देखेंगे कि अजीत पवार का मोदी जी को लेकर बयान, अजीत पवार का देवेंद्र फडणवीस से मित्रता और एक दिन उनका फोन नॉट रीचेबल आना, बाद में हालांकि उन्होंने कहा तबीयत खराब थी, आराम कर रहा था, लेकिन अचानक से गायब हो जाना, सिक्योरिटी को छोड़कर जाना। लोग कह रहे थे कि ये गुप्त मीटिंग एक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जिसमें कुछ आगे का डिस्कशन हुआ है। और आपको ये भी याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस को एक बार इन्होंने 48 घंटे का सीएम भी बनाया था। ये बात अलग है कि अजीत पवार जो एनसीपी के नेताओं को लाने का दावा कर रहे थे और कोशिश भी की, उसमें वो सफल नहीं हो पाए और इसके कारण से देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन अजीत पवार ने कोशिश की थी उस समय भी। वो तो उनके चाचा जी पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, और शरद पवार के चलते उनका जो अभियान था वो फेल हो गया। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन खुद से टूटता दिखाई दे रहा है और उसका एक कारण तो यह है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके 2 टुकड़े हो गए और उस 2 टुकड़े में भी अब उद्धव ठाकरे का कोई अस्तित्व वहां दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से संजय राउत हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस तरह से सरकार में पालघर के साधुओं की हत्या का मुद्दा उठा, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला उठा, इस सब में महाविकास अघाड़ी तो बदनाम हुआ ही। लेकिन अब इसमें जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा सावरकर का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस सावरकर के मुद्दे के उठाने के चलते महाविकास अघाड़ी में जो ये एनसीपी है, कम से कम इनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि इनका अभी भी आधार है और इनको जवाब देना पड़ रहा है कि भाई आप महाविकास अघाड़ी में गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं और ऐसे में आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो सावरकर का अपमान यदि कांग्रेस ही कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। तो इससे कुछ असहज सा एनसीपी अपने आप को दिख भी रही है कि उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, तो कांग्रेस मानेगी है नहीं। थोड़े दिन राहुल गांधी चुप हुए थे, थोड़े दिन बाद फिर शुरू हो गए। तो अब क्या करें, बीएमसी का चुनाव आ रहा है
और बीएमसी की चुनाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उसको माना जाता है कि भाई वहां किसकी सरकार बनेगी, पूरे महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट जाता है। तो इस समय बीएमसी की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसकी तो छवि बहुत खराब हो गई है। एनसीपी का बहुत आधार वहां नहीं है। बीएमसी के चुनाव में एनसीपी कोई रोल अदा कर पाए बहुत बड़ा, वैसी स्थिति नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ये मिलकर के अभी तक के जो अनुमान लग रहे हैं उसके अनुसार बीएमसी में ये गठबंधन जो है एकनाथ शिंदे और बीजेपी का, ये अपनी सरकार बना ले जाएंगे। तब फिर अजीत पवार अभी क्यों आ रहे हैं? तो ये 2024 के चुनाव के पहले ये सब तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उस समय अगर इधर उधर कोई होता है तो ये कहा जाता है भाई देखिए ये तो जो है मौका परस्त हैं, अभी इनको टिकट लेना है इसलिए आ गए। और फिर पहले से अगर क्षेत्र तय हो जाते हैं तो इसमें चुनाव प्रचार में जाने में भी आसानी रहती है। ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है लगभग टूट गया है। हाँ, इसमें अभी भी जो उद्धव ठाकरे हैं उनका लगाव अभी भी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने शायद तय कर लिया है कि वो डूबते जहाज पर तब तक रहेंगे जब तक उनके गुट की जो शिवसेना है वो पूरी शून्य ना हो जाएगी। भाई ये तो राजनीति में हम देश में देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो भी खड़ा हुआ वो बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हुए थे राजनीति से खत्म। तो ये हमने देखा है, जिसके साथ ये खड़े हो जाएंगे वो पार्टी बच नहीं सकती। अब उसका कारण है क्योंकि देश में 65 साल कांग्रेस का राज रहा है, और ये अगर ये कहते हैं कि साहब विकास नहीं हुए तो भाई आपने नहीं किए होंगे, अस्पताल नहीं बने देश में तो आपने नहीं बनाए होंगे, अगर आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी तो आपने नहीं बनाई थी। मोदी सरकार को आए हुए भी 8 साल हुए। तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, ऊपर से भ्रष्टाचार और ऊपर से राहुल गांधी के बयान। कभी वो किसी कम्युनिटी का विरोध कर देते हैं, कभी किसी के विरोध में कुछ बोल देते हैं, कभी आरएसएस के विरुद्ध कुछ बयानबाजी कर देते हैं, कभी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा लेते हैं। और इसके कारण से राहुल गांधी कब क्या बोल जाएंगे, किसका क्या अपमान कर देंगे, वहां कोई नहीं कह सकता। उनके खासम खास लीडर जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के कई लोग जा चुके और अभी कई जाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनकी नैया पार लगाने में राहुल गांधी एक बड़े लीडर हो सकते हैं, तो मैं उनके इस विचार पे क्या कहूं। लोग तरस ही खा सकते हैं कि भाई उन्हें विचारों को इतनी समझ नहीं आ रही कि जो लोग हैं, जो समझदार हैं, डूबते जहाज को देखते हुए वो छोड़कर जा रहे हैं, उस दायरे से छलांग बाहर लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा समुद्र में वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि भाई कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना है, राहुल गांधी उनकी नैया पार लगा देंगे, कांग्रेस के गठबंधन से वो बीएमसी में भी आ जाएंगे और उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। सपना तो अच्छा है, लेकिन अजीत पवार ने ये सब की पोल खोल दी है। और आपको बता दें कि अजीत पवार जिस तरह से निकटता पहले से भी थी और अब देवेंद्र फडणवीस के साथ आए हैं, इसमें एक तो बीएमसी के चुनाव में निश्चित जानिए कि एक झटका तो ये उद्धव ठाकरे के लिए है ही अगर ये इधर आते हैं। दूसरा, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी की जो नेता है अंजलि दमानिया, उन्होंने जो ट्वीट किया है अगर उसकी बात करें तो वाकई में महाराष्ट्र में अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित जानिए कि इसके बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो खत्म, क्योंकि उनके पास फिर बचेगा क्या। और इसलिए महाराष्ट्र में जो ये चल रहा है इस समय एक नए गठबंधन की बात चल रही है। एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी जिसमें आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे हैं, उनके प्रिय मित्र राहुल गांधी की कांग्रेस है, फिर उनके साथ आपको दिखाई देंगे तो नया चेहरा ओवैसी दिखाई देंगे और वहां कम्युनिस्ट दिखाई देंगे, यानी वो लोग जिनका विरोध करते करते बाला साहब ठाकरे जी इस शिवसेना को ये कहकर चले गए थे कि मुझे यदि लगेगा कि हमें कांग्रेस की चापलूसी करनी पड़ रही है तो मैं शिवसेना को खत्म कर दूंगा। आज वही उनके विरुद्ध विपरीत काम कर रहे हैं। तो एक तरफ वो गठबंधन हो रहा है जिसमें ज्यादातर तो वही लोग हैं जो हिंदुत्व विरोधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या हिंदुत्व के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने में शामिल है या अपमान करने में शामिल है। दूसरी तरफ
जो समीकरण अब बदल रहे हैं, उस समीकरण में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अगर एनसीपी दूर होते भी हैं तो शायद शरद पवार भाजपा के साथ नहीं आएंगे, लेकिन भतीजे अजीत पवार ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ आएंगे। इसके अलावा एमएनएस के राज ठाकरे वो बीजेपी के साथ आएंगे, और इसके अलावा छोटे एक दो दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से हैं। यानी एक नए समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस नए समीकरण में अभी तक जो दिख रहा है वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का आधार पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है, और जो शिवसैनिक हैं वो एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसैनिक मानकर उनके साथ आते जा रहे हैं। और इस समय एनसीपी में भी दो फाड़ होने तय होते दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।